नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं इंजीनियर सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान भूगोल का एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक वन्य जीव एवं अभ्यारण्यों को लेकर, जिसमें आप देखोगे तो जनवरी 2023 से पहले अपने पास में टोटल 26 वन्य जीव अभ्यारण्य थे, जो कि अभी बढ़कर हो गए हैं 27। तो आज उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज सारा जो सेशन है आपका वन्य जीव अभ्यारण्यों का, जिसके अंतर्गत हम चित्रात्मक तरीके से इस सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उनको देखना होता है। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको ये सेशन बार बार ना देखना पड़े और आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो वो आपका सॉल्व हो जाए। तो जैसे कि आपने देखा होगा, हर बार पूछा जाता है कि उड़न गिलहरी, कौन सी गिलहरी, उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। तो आप सीधा सा टिक करते हो सीता माता अभ्यारण्य। तो कुछ ऐसे फैक्ट के साथ में आज मैं आपके साथ में वीडियो शेयर कर रहा हूं। और आपके बागों का घर किसे कहते हैं, या बागों का रणथंभौर के बागों का जच्चा घर किसे कहते हैं, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। और सबसे ज़्यादा हिट क्वेश्चन तो ये है कि काले हिरण किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ये असंख्य बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि काला हिरण नहीं है ये, लेकिन काले हिरण किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं ये पूछा जाता है। और कोरंजा पक्षी के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो पहली स्लाइड आपके सामने ये रही। देखो, चित्र भी लिखा हुआ है। चित्र में आप थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन ये लिखा हुआ है डेजर्ट नेशनल पार्क। मैं आपको बता दूं कि पहले जो अभ्यारण्य बात कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। पहला क्वेश्चन, ये कहाँ पर है? जैसलमेर और बाड़मेर में है, जिसकी स्थापना 1981 में की गई थी। कब की गई थी? 1981। थोड़ा सा कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि क्या 1981 में ही केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर साइट में घोषित किया गया था? हाँ या ना? या यूनेस्को की सूची में घोषित किया गया था कि नहीं किया गया था? या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दूसरी बात, मैं बात करूं, एक एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, और पहला ऑप्शन यही था। आप लोगों ने यहाँ देखा राष्ट्रीय और उद्यान देखा, तो ये है। ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम भले ही है इसका, लेकिन है क्या? ये मरु उद्यान है। और ये कहाँ पर है? आपके जैसलमेर बाड़मेर में है। स्थापना 1981 में की गई थी। क्षेत्रफल आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि क्षेत्रफल याद नहीं भी रहता है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्षेत्रफल को लेकर एक ही क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो ये आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है ना? सबसे बड़ा अभ्यारण्य। पहला फैक्ट आपको यहाँ याद रखना है। दूसरा फैक्ट, आंकलवुड फॉसिल पार्क। हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आंकलवुड फॉसिल पार्क है। इस तरह से भी आ सकता है, आंकलवुड जीवाश्म उद्यान। फॉसिल को मतलब वो कहते हैं जीवाश्म, पार्क को बोलते हैं उद्यान। तो यहाँ से ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक। और दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर जो पक्षी पाया जाता है वो पाया जाता है गोडावन पक्षी। इसको राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? तो ध्यान रखना, 12 मई 1981 को इसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया। कमेंट करके बताएं कि राज्य पशु का दर्जा किसे दिया गया है और कब दिया गया है। ठीक है, ये कमेंट करें आप। बात कर रहे हैं यहाँ पर कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। देखो, मैंने ज्योग्राफी का जब आपको टॉपिक पढ़ाया था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो वहाँ पर बहुत से सांप बताए थे। जैसे कि इसमें एक नाम आता है पीवना सांप। ठीक है, जिसमें घास की बात कर रहे हैं तो सेवण, धामण, बुर, मोचिया, करड़, अंजनी, सुगनी, इस तरह की मैंने घासों के बारे में चर्चा की थी। तो उसमें से सांप पूछा जाए। और ध्यान रखना, हमें सबसे पहले जो पढ़ने हैं, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ने का एक ही तरीका है कि पहले आप राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ें। भौतिक प्रदेश यदि आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो आप इजीली बता दोगे कि जो डेजर्ट अभ्यारण्य है वो जैसलमेर बाड़मेर में है। और जैसलमेर बाड़मेर आता है पश्चिमी रेतीला प्रदेश के अंतर्गत या मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत। और इसमें जो सांप पाया जाता है वो पीवड़ा सांप पाया जाता है, सेवण घास पाई जाती है। इस सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। यहाँ पर एक डेजर्ट कैट भी पाई जाती है और सैंड फिश पाई जाती है। ठीक है, ये इसमें से आपको लगभग 1, 2, 3, ये 3 चीज़ें तो आपको दिमाग में बाय हार्ट याद होनी चाहिए। तो ये किसकी बात होगी? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी और इसी 81 में इसको राज्य पक्षी का दर्जा दे दिया गया। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि गोडावन को और किस अन्य नाम से जानते हैं। अगला,
अगला अभ्यारण्य आपके पास में है सरिस्का अभ्यारण्य, और आपको अच्छे से पता है सरिस्का अभ्यारण्य है ये आपके अलवर में है। इसी में एक सरिस्का अ करके भी एक अभ्यारण्य जो कि राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, वो भी इसी के अंतर्गत है, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर। 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। बाय हार्ट डायरेक्टली आपको ऐसे याद रखना है ताकि आपको याद रहे 1955, ठीक है। इसके बाद में अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। दूसरी बाघ परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। दूसरी बाघ परियोजना पहली कौन सी थी? पहली थी रणथंभौर, दूसरी सरिस्का, तीसरी मुकुंदरा। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा, ठीक है। शायद स्टार्टिंग में मैंने उसमें ये बता दिया था कि सरिस्का है ना, सरिस्का बाघ परियोजना है। तो हमारे यहाँ पर अब तक टोटल 4 बाघ परियोजनाएं, जिसमें पहली आती है रणथंभौर, दूसरा सरिस्का, तीसरी मुकुंदरा और चौथी है रामगढ़ विषधारी, जो कि नईकरण के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो 1978 में इसको दूसरी बाघ परियोजना घोषित किया गया। 1988 में केला सांखला प्रकृति आख्यान केंद्र की स्थापना की गई। आपको इतना ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना याद रख लेना कि केला सांखला का संबंध किससे था। ध्यान रखना ये प्रकृति प्रेमी थे और इन्होंने काफ़ी जीवों पर रिसर्च भी किया है, और इसलिए केला सांखला ने और इन्होंने ही सबसे पहले बाघ परियोजना के जो इनिशिएट किया था वो इन्होंने किया था। केला सांखला के प्रयासों से ही राजस्थान बाघ परियोजना की स्थापना की गई। और बात करें ये सरिस्का अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो मिलते हैं हरे कबूतर और मोर, जिसे आपको दिख रहे होंगे, देखो ये। और सरिस्का में बाघ परियोजना है, तो देखो मैंने यहाँ पे बता दिया ये बाघ है, तो बाघ परियोजना आपको याद रह जाएगी, ठीक है। और कबूतर हैं, चिड़िया अलग अलग तरह की, देखो रीसस बंदर भी पाया जाता है और हरे गर्दन के तोते। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हरे गर्दन के तोते राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? आपका आंसर रहेगा सरिस्का अभ्यारण्य। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता भी चलता है कि भरथरी जो मंदिर है वो आपके यहीं पर है, सरिस्का अलवर में। यहाँ पर पांडुपोल मंदिर भी मिलेगा आपको, पांडुपोल मंदिर भी, नीलकंठ महादेव मंदिर भी और पारासर मंदिर भी। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनता है आर्ट एंड कल्चर में कि पांडुपोल हनुमान मंदिर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में है? आपका आंसर आता है सरिस्का अभ्यारण्य में। ये आपका सरिस्का अभ्यारण्य यहाँ से क्लियर होता है। कुछ कुछ फैक्ट हैं जो आपके काम के हैं। बाकी देखो जैसे कि अभ्यारण्य कब बना, आपके काम का है। बाघ परियोजना कब घोषित की गई, ये भी आपके काम का है। इसमें रीसस बंदर और हरे गर्दन वाले कबूतर, ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो लगभग ऐसे पॉइंट्स पे आपको नोट्स बनाने हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा ये ज़्यादा पूछे गए हैं? तो ध्यान रखना, कभी भी पढ़ने बैठते हैं तो टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चंस देखने चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो चलें अगले अभ्यारण्य की ओर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि इसके किनारे छापर झील भी है। वैसे आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा, छापर है तो छापर झील भी आएगी। ताल छापर अभ्यारण्य जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ? पहला क्वेश्चन चूरू में। कभी नहीं पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, लेकिन फिर भी हमें याद रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो आपके चूरू में है। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। एरिया आपको याद रहे तो ठीक ही, नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग, बस ये याद रख लेना आप। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो बनता है यहाँ से कि सर्वाधिक कृष्ण मृग, देखो काला हिरण भी दिख रहा होगा आपको और लिख भी रहा है ताल छापर सेंचुरी, ठीक है ना। ताल छापर सेंचुरी काले मृग के लिए कहाँ पर है? ये आपके चूरू में है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। यहाँ 34 किस्मों की घास पाई जाती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट घास जो है मोचिया घास। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मोचिया घास कहाँ पर पाई जाती है, तो ताल छापर में पाई जाती है। कोरंजा ताल छापर में पाया जाता है। काले हिरण ताल छापर में पाए जाते हैं। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखो ये लिख रहा कि काले हिरण एवं कोरंजा पक्षी, देखो ये रहा कुरंजा पक्षी, ये काला हिरण को थोड़ा सा अवॉइड कर दिया गया है। आप यहाँ से देख लेना कि काला हिरण यहीं पे पाया जाता है। और यहाँ पर कौन सी झील है? छापर झील है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये फैक्ट है कि काले हिरण और कुरंजा पक्षी कहाँ पाए जाते हैं। और बाकी तो लगभग एक घास वाला याद रह जाए तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत है नहीं। ताल छापर चूरू में काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये दिमाग में याद होना चाहिए। चलें बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला एक इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य। कुछ नहीं पूछा जाता, यहाँ से एक ही चीज़ पूछी जाती है कि उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है। तो देखो ये गिलहरी, ये उड़न गिलहरी है। कहाँ पर पाई जा रही है? ये सीता माता अभ्यारण्य में, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ की सीमा पर ये अभ्यारण्य है। आप कभी जाओगे तो इसको ऑन रूट पे भी देख पाओगे इसको। तो इस सीता माता अभ्यारण्य ये है कहाँ पर? प्रतापगढ़। ऑप्शन में प्रतापगढ़ नहीं हो तो चित्तौड़ लगा सकते हैं। प्रतापगढ़ और चित्तौड़ दोनों दिए हों
तो दोनों एक साथ दिए होंगे, है ना। प्रतापगढ़ ऑप्शन सही रहेगा। 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल 424 किलोमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ सागवान की अधिकता है। देखो, जब ज्योग्राफी में आप जलवायु पढ़ते हो और कृषि पढ़ते हो तब आपको एक चीज़ पता चलती है कि सागवान की जो अधिकता है वो दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान की बात करूं तो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, तो उसी में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है प्रतापगढ़। और अभी हाल ही में जो आपके बांसवाड़ा है उसको नया संभाग भी बना दिया गया है, जिसके अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को सम्मिलित किया गया। ठीक है, चले आगे। राज्य का सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न कोई अभ्यारण्य है तो उसका नाम है सीता माता अभ्यारण्य, जिसको मैं बॉक्स में पैक कर रहा हूँ, उनको आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहा कि यहाँ पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। चीतल एक पक्षी आता है, उसकी ये मातृभूमि है। पेंगोलियन या आड़ाहुला जंतु, ये पूछा गया है कि आड़ाहुला जंतु कहाँ पर पाया जाता है, तो आपके सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है। भारत का सर्वाधिक जड़ी बूटी से संपन्न अभ्यारण्य भी यही है। सर्वाधिक जड़ी बूटी संपन्न अभ्यारण्य भी यही है। और जब आप पढ़ते हो जाखम नदी को, तो जाखम नदी में एक बांध का जिक्र आता है जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। इसका नाम है आपके जाखम बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध। ठीक है। इसी अभ्यारण्य सीता माता का मंदिर, लवकुश झरने हैं। ये पूछे गए थे लवकुश जो जल सोर्सेज हैं वो किस में हैं, तो आपको आंसर रहेगा सीता माता अभ्यारण्य में। कर्मोई नदी या कर्म मोचनी नदी का यहाँ से उद्गम भी होता है। प्रधानता पेड़ पर पाए जाने वाले मेंढक और चौसिंगा हिरण, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट आपकी उड़न गिलहरी है। बाय हार्ट आपको 1 2 3 4 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं आगे अगली स्लाइड की ओर। देखो, उदयपुर में जैसे कि हाथीगुड़ा की नाल, फुलवारी की नाल, ये सारे ढेबर नाल, ये सारे कहाँ पर हैं? आपको जब मैं अरावली पढ़ाता हूँ, अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो कि हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश में दूसरा विभाजन आता है, वहाँ पर फुलवारी की नाल की मैं चर्चा करी थी, फिर आज फिर से कर रहा हूँ। तो फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है वह है कहाँ पर? उदयपुर में है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल लगभग 500 किलोमीटर, ऐसा याद रख लेना। तो 510 किलोमीटर इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मानसी और वाकल नदियों का यहाँ से क्या होता है? उद्गम होता है। आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया था, परियोजना पढ़ाई थी, मानसी वाकल परियोजना। मानसी वाकल परियोजना, इस परियोजना के थ्रू जैसमंद से उदयपुर पूरे जिले को जलापूर्ति कराई जाती है पेयजल की, है ना। तो उड़न गिलहरी का मिलने वाला दूसरा स्थान। देखो, उड़न गिलहरी, वैसे तो उड़न गिलहरी का क्वेश्चन जो बनता है वो सीता माता अभ्यारण्य से बनता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर एडवांस में आके पूछेगा तो उड़न गिलहरी इस तरह से क्वेश्चन देगा कि सीता माता अभ्यारण्य के अतिरिक्त किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। तब आपका आंसर आ जाएगा फुलवारी की नाल, जो कहाँ पर है? उदयपुर में। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। महाराणा प्रताप की कर्म भूमि है। महुआ वृक्षों की प्रधानता है। सर्वाधिक वनस्पति विविधता यहाँ पर पाई जाती है। ये सेम टू सेम बात हमने उसमें देखी है, किसमें? सीता माता अभ्यारण्य में, क्योंकि वनस्पति विविधता वहाँ पर, वनस्पति विविधता बोलूँ, वहाँ हमने देखी थी जैव विविधता। क्या देखी थी? जैव विविधता के बारे में हमने वहाँ पर चर्चा की थी। तो ध्यान रखना, लगभग जो 2 सेम अभ्यारण्य हैं वो आपके सीता माता अभ्यारण्य और फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है। ठीक, आगे बात करते हैं। पेड़ पर पाए जाने वाला सांप को हम क्या कहते हैं? स्नेक कहते हैं। ठीक है, वही, इस सांप का क्या नाम है? ईसाबेलाइन वीप स्नेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईसाबेलाइन वीप स्नेक जो पेड़ पर पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? तो आप ध्यान रखना, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में पाया जाता है, जो कि उदयपुर में। और ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ह्यूमन एनाटॉमी पार्क भी कहाँ पर है? ये आपके फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। ये न्यू, देखो, ये जो न्यू है मैंने क्यों लिखा है कि यहाँ पर हमारी चौथी बाघ परियोजना, पहली बात तो चौथी बाघ परियोजना, चौथी जो बाघ परियोजना है वो कौन सी है? रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना है। कहाँ पर है ये? बूंदी में। देखो देखो, ये जो अभ्यारण्य है, आप मुझे ये बताएं कि रामगढ़ विषधारी राष्ट्रीय उद्यान बूंदी में है या बारां में है? बूंदी में है या बारां में? थोड़ा सा कमेंट करके बताना मुझे, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि बूंदी में है या बारां में। ठीक है, देखो, क्षेत्रफल इसका 300 धोकड़ा वृक्ष। देखो, यहाँ पे एक छोटी सी और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसी वृक्षों की प्रधानता है तो वो है आपके धोकड़ा के वृक्ष। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी स्टार्टिंग जब पढ़ने का एक तरीका होता है, अपना लहजा होता है कि पढ़ने
को जो है आपको इस तरह से सेट करना है कि पहले हमें वन्य जीव अभ्यारण्य को पढ़ने से पहले आप क्या पढ़ो, वहाँ के भौतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ो, फिर जलवायु के बारे में पढ़ो, वहाँ की फसलों के बारे में पढ़ो, तब जाके इस चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो धोखड़ा वृक्ष सर्वाधिक राजस्थान में यही पाए जाते हैं। रणथंभौर के बागों का जच्चा घर, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि रणथंभौर के बागों का जच्चा घर किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना रामगढ़ विषधारी को कहते हैं, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। और विष दिख रहा है मतलब विषैले सांप होने चाहिए, तो देखो ये रे विषैले सांपों की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। तो इसको फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। विष मतलब जहर। यहाँ 2 शिकार गए, ये पूछे गए कि सरबाग और शिखर बुर्ज नाम के 2 आपके शिकारगाह, मतलब जहाँ से हम बैठ के क्या कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, वो जगह कहाँ पर हैं, तो आपको ध्यान रखना रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य में। इन दोनों के नाम याद होने चाहिए आपको, सरबाग और शिखर बुर्ज। कौन से, सरबाग और शिखर बुर्ज। किसकी बात हो गई, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की बात हो गई। फटाफट इसका कमेंट थोड़ा सा जल्दी करें। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखो गजनेर में कुछ याद रहे या ना रहे, ये याद रखना कि गजनेर है कहाँ पर, तो गजनेर, नेर मतलब बीकानेर, ऐसे याद रख लेना, गजनेर बीकानेर। और हमेशा वन्य जीव अभ्यारण्य के साथ में उसके डिस्ट्रिक्ट को। और ये सारा काम यदि जब वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो आप क्या करें, एक मैप लेके बैठें, उसमें बीकानेर है तो बीकानेर के साइड में गजनेर को भर दें ताकि आपके दिमाग में याद रह जाएगा वो मैप। क्षेत्रफल 32 किलोमीटर। बटवड़ पक्षी, रेत का तीतर या इंपीरियल सैंड गाउज, ये पूछा गया है कि इंपीरियल सैंड गाउज के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो आपका आंसर आएगा गजनेर। और गजनेर कहाँ पर पड़ता है, तो गजनेर आता है बीकानेर में। तो गजनेर बीकानेर छोटा सा अभ्यारण्य। और ये रहा, आप पूछो कि बटवड़ या रेत का तीतर क्या है, तो देखो ये दिख रहा लगभग एक चिड़िया जैसा पक्षी होता है। ठीक है, चलें आगे। अगला है कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। फिर बोल रहा हूँ ये राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ना कि राष्ट्रीय उद्यान है ये, ना कि राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क नहीं है ये। तो घड़िया कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और चित्तौड़। अब सुनना, ये जो इतने बड़े आप कहोगे सर ऐसे कैसे याद रखें, तो मैंने कहा था कि पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को पढ़ोगे तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ोगे, और उसका एक पार्ट आता है विंध्यन कगार क्षेत्र। तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, देखो ये धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर मिल गए। 2 हाड़ौती के, तो कोटा और बूंदी 2 हाड़ौती के। और जो कोटा की जब हम बात करते हैं तो पास में जो मिला हुआ है वो जो एक जगह है तो उसके नाम है चित्तौड़, क्योंकि चित्तौड़ का आधा पार्ट है जो कि रावत भाटा के रूप में चित्तौड़ कोटा के पास में, इसकी वजह से कोटा, बूंदी 2 हाड़ौती के आ गए। बाकी सारे के सारे आपके विंध्यन कगार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। इसको इस तरह से याद किया जा सकता है। पहली बात, पहला जो फैक्ट आपको याद नहीं रखना है, एग्जामिनर खुद आंसर देगा उसका कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, तो घड़ियालों का संसार किसे कहते हैं, इसी चंबल अभ्यारण्य को कहा जाता है। दूसरा है यहाँ पर सर्वाधिक उद्बिलाव पाए जाते हैं। देखो पहली बात, घड़ियाल कहाँ पर हैं, तो देखो ये घड़ियाल, ये एक लगभग मगरमच्छ जैसा एक जीव होता है ना। लेकिन मगरमच्छ में आपने देखा होगा कि जो आगे का जो पार्ट है वो इतना बड़ा नहीं होता मगरमच्छ का, है ना। बस मगरमच्छ में और इसमें इतना सा डिफरेंस है। बाकी सेम मगरमच्छ जैसी स्ट्रक्चर होती है, आप देखोगे, आप नेट पे सर्च करोगे तो इस तरह की आपको इमेजेस दिखने को मिल जाएंगे। घड़ियाल या उद्बिलाव, घड़ियाल या उद्बिलाव जो क्या नाम है आपके वन्य जीव हैं, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य पाए जाते हैं। चलो एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो घड़ियाल है किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, वन्य जीव शुभंकर है, कमेंट करना फटाफट, किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है। ठीक है, घड़ियालों की सबसे बड़ी शरण स्थली, सर घड़ियाल नाम आ गया तो वैसे समझ जाएंगे। ठीक है, ओके। गांगे डॉल्फिन या गांगे सूंस नामक जंतु पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से पूछा गया है। देखो ये जो है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये जो अभ्यारण्य है आपके किन किन स्टेट में फैला हुआ उसका ध्यान रखना। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त अभ्यारण्य है ये। कौन सा, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक, इसके बाद में एकमात्र नदी अभ्यारण्य, ध्यान रखना ये नदी के बीच में है, इसकी वजह से इसका क्या नाम हो गया, नदी अभ्यारण्य। और राज्य का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य, सर बताने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ घड़ियाल नाम आ गया मतलब हम समझ जाएंगे कि जब जब घड़ियाल का नाम आएगा तो हम चंबल अभ्यारण्य को ही टिक लगाने वाले हैं। ठीक, यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई है, तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड है रावली टाटगढ़। ये आपके देखो पहले हम पढ़ते थे अजमेर, पाली और राजसमंद, मैंने डिस्ट्रिक्ट को अपडेट करते हुए ये बनाए गए हैं। तो देखो ये ब्यावर आ जाएगा, अब अजमेर नहीं आएगा। तो रावली जो टाटगढ़ अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो ब्यावर, पाली और राजसमंद में है। पाली के कोई टुकड़े नहीं हुए हैं, राजसमंद के भी कोई टुकड़े नहीं हुए हैं, अजमेर से टुकड़ा हुआ है। अब देखो जिले भी आज इस तरह से किए जा सकते हैं, अजमेर से जो टुकड़ा हुआ है वो क्या हुआ है, ब्यावर हुआ है और केकड़ी हुआ है। ठीक है, अब देखो रावली टाटगढ़, ये टाटगढ़ दिख रहा है तो आपको एक पता होगा कि राजस्थान के इतिहास का पितामह, किसका, राजस्थान के
इतिहास का पितामह कहा जाने वाले कर्नल जेम्स टोड, ये आप जानते ही हैं, मैं ज्योग्राफी में पढ़ाता हूँ, कभी कभी हिस्ट्री की बात हो जाती है। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड हैं, उन्हीं के सम्मान में, उन्हीं की सम्मान में यहाँ पर एक रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य का स्थापना की गई थी। तो देखो इनका निवास स्थान भी रहा है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समस्या नहीं, याद करना भी नहीं है। बघेर एवं रीछ के लिए फेमस है, ठीक है सर। झरना, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भीलबेरी झरना किस वन्यजीव अभ्यारण्य में है, तो एक ही क्वेश्चन इसमें बनने लायक है, वो आपके भीलबेरी झरने को लेकर। चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, लिख लेना आप, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपको पता होगा। कुंभलगढ़ में एक तो आ जाएगा राजसमंद और उदयपुर, और दूसरा रहेगा आपके पाली। 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। भेड़िए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ध्यान रखना, ये आपके राजसमंद का वन्यजीव शुभंकर जो है, वन्यजीव शुभंकर, ये भी क्या है आपके भेड़िए ही है, और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं, भेड़िए पाए जाते हैं। यहाँ पर जंगली धूसर मुर्गे और चौसिंगा हिरण, ये पूछा गया है, चौसिंगा हिरण जिसे हम घंटेल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ क्वेश्चन कि घंटेल पक्षी किस वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है, तो आपका आंसर रहेगा कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में। कहाँ स्थित है, तो रणकपुर के जैन मंदिर, मथई नदी के किनारे और कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ध्यान रखना इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको बताया गया रणकपुर के जैन मंदिर, और रणकपुर के जैन मंदिर है वो धनकसा ने बनवाए थे, और किस नदी के किनारे बनवाए थे, तो ध्यान रखना मथई नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, मथई नदी के किनारे। इसे स्तंभों का क्या बोलते हैं, अजायब घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1444 खंभे हैं। कहाँ पर, रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंभे। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी मैंने आपको दिखा दी, और ये आपका वंची शुभंकरा का क्या नाम है, ये जंगली मुर्गे और भेड़िए। ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर से आ गया एक जयसमंद जो आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है, पहले आता था उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर में। अब उदयपुर से एक नया जिला बन गया है जिसका नाम हो गया है सलूम्बर। 1955 में इसकी स्थापना हुई। ध्यान रखना, कॉपी में इस तरह से आप नोट करना है इसको कि 1985 में जितने भी सारे हो गए तो एक साथ लिख लेना, तो आपको याद करने में थोड़ा सा सहूलियत रहेगी। क्षेत्रफल 52 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। जलचरों की बस्ती, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता क्वेश्चन कि जलचरों की बस्ती या शरण स्थली के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयसमंद को जाना जाता है। किसको, जयसमंद को। बोहरा पक्षी की आश्रय स्थली पूछा गया क्वेश्चन है। सोम, मानसी और वाकल नदियाँ इसी अभ्यारण्य से प्रवाहित होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पैंथर, रीछ, जंगली सुअर, नीलगाय, कोई बड़ी बात नहीं। देखो ये नीलगाय बस दिखाने के पर्पज से आपको याद रहेगा कि जयसमंद अभ्यारण्य में भी आपके नीलगाय देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपका ये रहा कि जलचरों की बस्ती किससे कहा जाता है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये जयसमंद। अब इंपॉर्टेंट एक और आता है जिसका नाम है सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि वंशधरा पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है, वंशधरा। एक बार एग्जाम पूछा गया था ये किस पहाड़ी पर है तो वंशधरा पहाड़ी पर है। उदयपुर में 1987 में स्थापना की गई, 1987, उल्टा याद रखना, 7, 8, 9 डेट इजीली याद हो जाएगी आपको। ठीक है, 12 अप्रैल 2015 को फर्स्ट जैविक उद्यान, पहला जैविक उद्यान जो है आपके इसी को बनाया गया था। किसे, सज्जनगढ़ को। चलो कमेंट करके बताओ कि सेकंड जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किससे बनाया गया था, सेकंड वन्यजीव अभ्यारण्य किससे बनाया गया था। ऑप्शन 2 ही दूंगा मैं आपको, एक तो माचे सफारी, और दूसरा है नाहरगढ़। फटाफट कमेंट करना, थोड़ी सहूलियत दे दी मैंने आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में। क्षेत्रफल आपको याद रखना नहीं है, ये याद रखना जरूर। वंशधरा पहाड़ी पर स्थित है सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, यहाँ पर लोमड़ी और नीलगाय पाई जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको सर दूसरा है तो पहला कौन है, तो पहला है सरिस्का अलवर, या सरिस्का अ करके एक आएगा आगे, वो मैं आपको बता दूंगा। सरिस्का अ करके है जो कहाँ पर है, अलवर में। ठीक है, चलें आगे। ये हो गया आपके सज्जनगढ़ के बारे में, डायग्राम आपको दिख ही रहे हैं। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य में, और एक बात बताओ, माउंट आबू
भालू मिलेंगे। आपको पता कैसे चला कि सर माउंट आबू में पड़ती है सर्दी, और सर्दी में जो सर्वाइव करता है वो आपके लगभग भालू ही होता है, क्योंकि उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। माउंट आबू अभ्यारण्य है कहाँ पर है? माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पर आता है? सिरोही में आता है, और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। क्षेत्रफल 112 किलोमीटर का, राज्य का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहीं पर एक झील भी है जिसका नाम है नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। और यहीं पर सबसे ऊंचा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी है। मैंने क्या बोला? अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी है, गुरु शिखर। और सबसे ऊंची है तो वन्यजीव अभ्यारण्य भी सबसे ऊंचा ही होगा। तो सबसे ऊंचा वन्यजीव अभ्यारण्य भी कौन सा है आपका? माउंट आबू वाला है। सर्वाधिक यहाँ पर जंगली मुर्गे और भालू पाए जाते हैं, जो कि राज्य संबंध में पाए जाते हैं। ठीक है। राज्य की सबसे सुंदर छिपकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे सुंदर छिपकली पाई जाती है, इसका नाम है यू ब्लेफेरिस। यू ब्लेफेरिस, नेट पे जाकर सर्च करना, वाकई में बहुत अच्छी है। कि एकमात्र इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन में शामिल अभ्यारण्य भी पूछा जा सकता है आपको। माउंट आबू है, इको सेंसिटिव जोन में घोषित है। घास, हाँ ये पूछी गई है। इसमें आपको इंग्लिश नाम तो बहुत कम पूछा गया, लेकिन ये काराघास डिकिलपटेरा आबूएंसिस, इससे तो आप समझ में आ जाओगे कि आबू है तो माउंट आबू वाला लगा लोगे। तो पूछा यहाँ से जाता है कि काराघास किस वन्यजीव अभ्यारण्य पाई जाती है, तो काराघास किस में पाई जाती है? माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य पाई जाती है, जो कि माउंट आबू सिरोही में। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड, केला देवी। देखो ये केवला देव नहीं है, ध्यान रखना। ये केवला अलग है और ये केला अलग है। ये केवला देव जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये आपके है भरतपुर में। कहाँ पर है? ये आपके भरतपुर में है। जबकि केला देवी जो है वो आपके करौली में है। कहाँ पर है? करौली में। ठीक, चले। वैसे माही नदी जब मैंने आपको पढ़ा, सॉरी ये काली सील नदी के बारे में जब बताया था, कौन सी नदी? काली सील नदी के बारे में जब बताया था, तब मैंने इस अभ्यारण्य के बारे में चर्चा भी की थी, नदी के टॉपिक में। तो देखो, केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पर? करौली में है। क्षेत्रफल 28 किलोमीटर है। ये स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है, तो ध्यान रखना। देखो स्वर्णिम त्रिकोण पर स्थित है, तो यहाँ पर जयपुर आ गया, ये आगरा आ गया, ये आपका दिल्ली आ गया। जयपुर से जब आगरा जाते हैं, कहाँ से? जयपुर से आगरा जाते हैं, तब इस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपको देखने को मिलता है। इसी को कहते हैं स्वर्णिम त्रिकोण। ये रहा गोल्डन ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? 113 विदेशी और 392 भारतीय पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अजयन बांध से जलापूर्ति की जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काली सील नदी, अभी बताया था हम, काली सील नदी, ठीक है ना। यहीं पर कौन से किस देवी का मंदिर है? केला देवी का मंदिर है। केला देवी का मंदिर के सामने ही बोरा भगत की छतरी, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। काली सील नदी प्रवाहित होती है। प्रमुख जीव यहाँ पर जरख, चीता और नीलगाय। ये तो ठीक है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट याद रखना। ये रहा जरख, कुत्ते जैसा होता है, लेकिन कुत्ते से ज़्यादा हाइट होती है, बाल होते हैं, अजीब अजीब गरीब से आपको ये जीव दिख रहा है, इसी का नाम जरख है, ठीक है। तो लगभग आपके जितने भरतपुर या भरतपुर के आसपास के एरिया में लगभग जो जंतु पाए जाएंगे वो इसी तरह के जरख पाए जाएंगे, ठीक है ना। कुत्ते से बड़ा होता है, लेकिन थोड़े से इसके लेग्स भी देखो, आप देख रहे होंगे, थोड़े से बड़े होते हैं। तो ये जरख है। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए, बंद बारेठा बहुत शानदार आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये सारस और ये चिड़िया। देखो, तो बंद बारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य भरतपुर में है। 1985 में इसकी स्थापना की गई। 200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बारेठा झील है, सर बंद बारेठा से पता चल जाएगा, इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। जरख, मैंने अभी बोला कि भरतपुर और भरतपुर के आसपास के क्षेत्र में जरख, सफ़ेद सारस ये रहा। और सफ़ेद सारस तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? कि केवला देव घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार। यहाँ पर सर्दियों में, कब? सर्दियों में एक पक्षी आता है और उस पक्षी का नाम है सारस, साइबेरियन सारस, है ना, साइबेरियन सारस। तो सफ़ेद सारस भी यही। ये बया पक्षी, देखो ये रहा बया पक्षी, ये क्या है? बया पक्षी है। ये सारी अब मेहनत आपके लिए की गई है, तो आपको ध्यान रहेगा कि सर ने यहाँ बंद बारेठा बताया था, सफ़ेद सारस बताया था, यहाँ पर बया पक्षी बताया था। ये दोनों के दोनों कहाँ पाए जाते हैं? बंद बारेठा अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है? आपके भरतपुर में। आपसे ये पूछ ले कि बंद बारेठा बांध का आकार कैसा, ध्यान रखना, नाव के जैसा है, बिल्कुल नाव के जैसा इसका क्या है? स्ट्रक्चर है। और परिंदों का घर कहलाता है। किसका घर कहलाता है? परिंदों का घर। सर इसमें टेंशन ही नहीं है। घना पक्षी विहार ऐसे कुछ भी हैं जो भी भरतपुर में हैं, वो लगभग किसके लिए समर्पित हैं? पक्षियों के लिए हैं। और पक्षियों का पर्यायवाची क्या देख सकते हैं हम? परिंदा कह सकते हैं। क्लियर है? आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है जमवा रामगढ़ जयपुर, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। सुनना, पहले इसका नाम था रामगढ़।
क्या था? रामगढ़। जयपुर की इससे पहले जो राजधानी रही है उसका नाम था दौसा। क्या थी? दौसा। दौसा क्या बात क्या बनी? रामगढ़ बनी। ये रामगढ़ जो है वो जमुवाय माता के रेस्पेक्ट में, कौन सी? जमुवाय माता। जमुवाय माता के रेस्पेक्ट में इसका नाम हो गया जमुवा रामगढ़ बांध। और ये किस नदी पर है? तो आपका आंसर आ जाएगा बाणगंगा नदी, जिसका संबंध जयपुर, दौसा, भरतपुर से पहले हुआ करता था। अब तो कोटपुतली नया जिला बन गया, उसके हिसाब से अलग हो गया। ठीक है, 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। धोक के वृक्षों की प्रधानता है। लंगूर, काला हिरण, शाहपोश, ये पूछा गया है कि शाहपोश प्रवासी चिड़ियाँ बाणगंगा नदी प्रवाहित होती है, बता दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना से याद रखना कि शाहपोश ये रहा, ये जो है वो आपके यहीं पाया जाता है। कहाँ पर? जमुवा रामगढ़ में, जो कि जयपुर में है। ठीक है ना, जयपुर में है। ठीक है, हाँ चलो आगे देखते हैं। नाहरगढ़, ये लो आ गया आपका क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले मैंने पूछा भी गया था आपसे, है ना। तो यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर ये जंतु देखो आपको बड़े डरावने लग रहे होंगे, लेकिन नाहरगढ़ में ये पाए जाते हैं। और नाहरगढ़ अब कहाँ चला गया है? जयपुर ग्रामीण में 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1980 में। क्षेत्रफल मात्र 52 वर्ग किलोमीटर का है। ये राज्य का दूसरा जैविक उद्यान है। आ गया, मैंने ये तो पूछा था आपको, ऑप्शन माचे सफारी दिया था, आप लोगों ने क्या आंसर दिया वो तो पता चलेगा कमेंट में। तो पहला 2015 में बना था 12 अप्रैल को, अब बना है दूसरा 4 जून 2016 को। दूसरा जैविक पार्क है, मतलब बायोलॉजिकल गार्डन है। प्रसिद्ध है यहाँ पर अजगर, ये रहा अजगर। ठीक है, घड़ियाल मैंने आपको बता दिए थे चंबल अभ्यारण्य के अंतर्गत। पैंथर देखो, ये रहा पैंथर। ठीक है, और आपके पाटा गो करके ये लगभग ऐसा ही जीव पाया जाता है ये। ठीक है, तो ये सारे जीव कहाँ पाए जा रहे हैं? आपके रामगढ़ नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं, जो कि जयपुर में। सर्वाधिक राजकीय पशु चिंकारा, गजेला गजेला पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपको याद रखना कि राजकीय पशु जो है आपको चिंकारा पाया जाता है, और चिंकारा का दूसरा नाम है गजेला गजेला, पूछा जाता है काफ़ी बार। तो आप मुझे बताएं कि राजकीय पशु कब घोषित किया गया? डेट बताएं इसकी, राजकीय पशु कब घोषित किया गया, इसकी डेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। देखो ये आ गया आपको घड़ियाल वापस से। देखो भैंसरोडगढ़, आपको पता होगा ये भैंसरोडगढ़ जो अभ्यारण्य है वो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें उसकी क्षेत्रफल की, लगभग 200 वर्ग किलोमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनना, मैंने जब चंबल नदी के बारे में बताया था, तो चंबल नदी की एक सहायक नदी थी जिसका नाम था बामनी नदी। तो चंबल नदी एवं बामनी नदी के संगम स्थल पर स्थित है, इसका नाम है भैंसरोडगढ़। और ये जो दोनों नदियाँ हैं जहाँ इनका संगम होता है, वो संगम का स्थान भी क्या है? भैंसरोडगढ़। ये इसी भैंसरोडगढ़ में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। और जाना डिस्ट्रिक्ट तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, चंबल भी था सर ये दो। चूलिया जलप्रपात, आपने देखा होगा कि जब चंबल नदी, कौन सी नदी? चंबल नदी राजस्थान में 84गढ़ से प्रवेश करती है। जब चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से? 84गढ़ से प्रवेश करती है, तो राजस्थान में लगभग 11 किलोमीटर या 18 किलोमीटर के बाद में एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। तो यहाँ पर जो वाटरफॉल बनता है उस वाटरफॉल का नाम है चूलिया वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल? चूलिया वाटरफॉल। क्वेश्चन पूछा गया है कि चूलिया वाटरफॉल किस नदी पर है? तो च से चूलिया, च से चंबल, इजीली याद हो जाएगा। घड़ियाल के लिए फेमस है, देखो ये रहा घड़ियाल, और अच्छा सा पिक दे रखी है इसकी। आगे बढ़ते हैं। कनक सागर, देखो ये तो बाय हार्ट आपको डायरेक्टली याद रखना, सिंपल सा है। कनक सागर है कहाँ? पूछा गया बूंदी, पक्षियों की शरण स्थली है। किसकी? पक्षियों की शरण स्थली है। अगला है सवाई मानसिंह। अब सवाई मानसिंह समझ के जयपुर मत कर देना, सवाई आया है तो यहाँ पर भी सवाई आएगा। सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। रणथंभौर के बाघों का निवास स्थल का विस्तार क्षेत्र है ये, और क्षेत्रफल इसका 128। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ इतना याद रख लेना। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, बाघों के लिए फेमस है, दिखा रखा है। आगे बढ़ते हैं। जवाहर सागर, ये जवाहर सागर कहाँ है? कोटा में। मैंने आपको बताए थे चंबल नदी पर, किस पर? चंबल नदी पर 4 बांध बताए थे। कितने बांध बताए थे? 4 बांध बताए थे, जिसमें पहला था गांधी सागर। कौन सा था? गांधी सागर। दूसरा था राणा प्रताप। तीसरा था जवाहर सागर, और चौथा था कोटा बैराज। ये जो जवाहर सागर वो ये रहा, जवाहर सागर जो आपका ये रहा। तो जवाहर सागर कहाँ पर है? कोटा में है। 1975 में इसकी स्थापना की गई। राज्य में घड़ियालों की दूसरी शरण स्थली है। किसकी? घड़ियालों की दूसरी शरण स्थली आपको। और ध्यान रखना, घड़ियालों की जब जब बात आए तो चंबल और चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र आप काउंट कर सकते हो इजीली। तो घड़ियालों की दूसरी शरण स्थली है, ये जलीय अभ्यारण्य है। उसमें भी बताया था आपको, है ना, चंबल वाले में, वो भी जलीय अभ्यारण्य। घड़ियाल प्रजनन केंद्र के लिए फेमस है, लेकिन ध्यान रखना प्रजनन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, लेकिन
प्रजनन केंद्र पूछ लिया जाए, घड़ियाल प्रजनन केंद्र है कहाँ पर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जयपुर आएगा। भूलना मत, यहाँ पर लगभग ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं ना, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अब देखो, एक बार 2016 की बात है, शायद एलडीसी का पेपर जितना मुझे ध्यान है, उसमें मैचिंग के लिए पूछा था, तो बस्सी चित्तौड़ में भी और बस्सी जयपुर में भी है, लेकिन बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य जयपुर में नहीं है। बस्सी स्थान जरूर है जयपुर में, लेकिन बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य केवल और केवल कहाँ पर है, चित्तौड़ में। ये ध्यान रखना, एक बार 2016 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो 1988 में इसकी स्थापना हुई, क्षेत्रफल याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रख लेना। मेवाड़ रियासत का शिकारगाह बामनी और औराई नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है। चीतल हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना से याद रह जाए तो ठीक। बाकी इतना याद रखना कि बस्सी कहाँ पर है, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़ में है, ना कि जयपुर में है। फिर बोल रहा हूँ, अब गलती नहीं करें। वन विहार, देखो धौलपुर की बात करूँ तो 1955 धौलपुर में 3 अभ्यारण्य बने थे, रामसागर वन विहार, वन विहार और किशोर सागर। ये तीनों के तीनों कब बने थे, 1955 में बने थे। बने कहाँ थे, धौलपुर में, आगे आ जाएंगे। वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर 1955, 25 किलोमीटर क्षेत्रफल है। सांभर पक्षी पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सांभर पक्षी पाया जाता है। यदि आप बिना पढ़े जाओगे तो सांभर पक्षी को हमेशा जयपुरी टिक मार के आओ, ये गारंटी है। लेकिन जयपुर में ना होगी, कहाँ पर है ये, धौलपुर में, ये ध्यान रखना। सांभर पक्षी पाया जाता है। शाही तालाब यहाँ का फेमस है। सफ़ेद सारस इसके अलावा और कहाँ पे था सर, केला देवी में था, केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ पर था, ये आपके करौली में था। कहाँ पे था, करौली में, ठीक है। तो सारस का दूसरा वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में हो गया, और धौलपुर के पास में ही करौली, तो आपको पता होगा कि थोड़ा सा हो सकता है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में ऐसा मत समझना कि सर इसमें शेर होगा ना, इसमें शेर नहीं है, सांप है। कौन है, सांप है। और कहाँ पर है, शेरगढ़ 12 में है। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर, 1983 में स्थापना की गई थी। सांपों की सरणी स्थली कहते हैं, दिख रहा सांप सर। परवन नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। ये 2 फैक्ट आप याद रख सकते हैं, परवन नदी और सांपों की सरणी स्थली। शेरगढ़ से लेके लगभग कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं शेरगढ़ में शेर होते होंगे, नहीं, शेर नहीं होते, यहाँ पर सांप होते, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। और ये लगभग अंतिम स्लाइड अपनी, रामसागर और केसरबाग, और किशोर सागर नहीं था, केसरबाग था। रामसागर, केसरबाग और वन विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, और तीनों के तीनों वन्यजीव अभ्यारण्य हैं कहाँ पर, धौलपुर में। स्थापना कब की गई थी, 1955 में की गई थी। देखो यहाँ तक ये सारी बातें कंप्लीट हो गई अपनी, ठीक है, यहाँ तक सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं। अब आपको करना क्या है, इन सारी चीज़ों को वाकई में याद रखना ही है। तो आप क्या करोगे, एक मैप लोगे, उस मैप के अंतर्गत जिसे मैंने दिखाया है उस जिले को नोट करो, सामने अभ्यारण्य का नाम लिखो, और वहीं पर उसके क्या लिख दो, सन लिख दो कि 1955 में स्थापना की गई थी। और जैसे कि, और जीव हो सके तो एक जीव का भी नाम लिख दो वहाँ पर, ये जीव इसके लिए फेमस है। तो उससे क्या होगा, आपके सारे रिवीजन फास्ट ट्रैक पर हो जाएगा। ये लगभग जो आधे 1 घंटे की जो हमारी क्लास हुई है, वो लगभग 5 से 10 मिनट में आप रिवाइज कर पाओगे एग्जाम टाइम में। तो उसके लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट माध्यम जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।